नमस्कार क्लास। आज की इस कक्षा में हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो सीधे खेत और जंगल से शुरू होकर हमारे क्लासरूम्स तक आकर रुकता है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक सेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को हम एक बिल्कुल ही नए और मज़ेदार तरीके से डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। हमारे फ्रिज में रखा हुआ वो ठंडा दूध या फिर जिस डेस्क पर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वहां रखी ये टेक्स्ट बुक्स आखिर बनती कैसे हैं? मेरा मतलब है ये चीजें किसी जादू से तो प्रकट नहीं होती ना। इनके पीछे लोगों और मशीन्स की एक पूरी चेन होती है। एक हिडन दुनिया है जिसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं दी अमूल कोऑपरेटिव स्टोरी, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स, फिर एक टेक्स्ट बुक की जर्नी देखेंगे और लास्ट में समझेंगे इन सब की इंटरडिपेंडेंस। सबसे पहले लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक, द अमूल कोऑपरेटिव स्टोरी। एक ऐसी हिस्टोरिक कहानी जिसने पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। क्लास, जरा आज से लगभग 50 साल पहले के हालात इमेजिन कीजिए। दूध जल्दी खराब हो जाता था, इसलिए किसानों को डर के मारे इसे जल्दी बेचना पड़ता था और इस मजबूरी का पूरा फायदा उठाते थे मिडलमैन यानी बिचौलिए। ये वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर्स से सस्ते में सामान खरीदते हैं और अपना बड़ा सा कट रखकर आगे बेचते हैं। किसान इस सिस्टम में फंस गए थे और उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम बिल्कुल नहीं मिलता था। अब पिक्चर में आते हैं हमारी हीरोज। 1946 के आसपास जब किसान सच में थक चुके थे तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। उन्होंने एक कमाल का आइडिया दिया, किसानों को एकजुट होकर आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उनकी बात मानते हुए त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन के लीडरशिप में किसानों ने डिसाइड किया कि अब से मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग और आगे बेचने का सारा काम वो खुद हैंडल करेंगे। नो मोर मिडलमैन। और गेस व्हाट, यहीं से शुरुआत हुई अमूल की, जो एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। कोऑपरेटिव का बेसिक मतलब ये है कि लोगों का एक ग्रुप जो अपने कॉमन इकोनॉमिक और सोशल फायदे के लिए अपनी मर्जी से एक साथ आता है। इस एक स्टेप ने किसानों को, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थीं, अपने दूध पर पूरा कंट्रोल दे दिया और आगे चलकर उनकी आमदनी ड्रास्टिकली बढ़ गई। इट वॉज लिटरली अ गेम चेंजर। खैर, अमूल की इस अमेजिंग हिस्ट्री से बाहर आते हैं और आज के अपने पहले कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, द प्राइमरी सेक्टर। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये अमूल की स्टोरी के सबसे पहले स्टेप को परफेक्टली डिफाइन करता है। प्राइमरी सेक्टर उन आर्थिक गतिविधियों को कहते हैं जहां प्रोडक्ट सीधे किसी नेचुरल सोर्स यानी प्रकृति से निकाला जाता है। मदर नेचर से सीधा कनेक्शन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जब डेयरी फार्म में लाइव स्टॉक यानी गाय और भैंस से दूध निकाला जा रहा है, ये एक क्लासिक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से नेचर पर आधारित एक नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन क्लास, सिर्फ खेत या फार्म पर तो बात रुक नहीं सकती, राइट? कच्चा माल आगे बढ़ता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे अगले स्टेज की, द सेकेंडरी सेक्टर। सोचो, जब अमूल के पास हजारों लाखों लीटर दूध हर दिन आने लगा तो वो सबका क्या करते? उन्होंने बारी बारी फैक्ट्रीज लगाईं। सेकेंडरी सेक्टर उन्हीं एक्टिविटीज को कहते हैं जहां नेचर से मिले रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके एक नए फिनिश प्रोडक्ट में बदला जाता है। फैक्ट्री मैजिक बेसिकली। लेकिन इन फैक्ट्रीज के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? एक बिल्कुल जरूरी प्रोसेस होता है जिसे पास्चराइजेशन कहते हैं। इस टर्म को ध्यान रखिएगा। इसमें दूध को एक पर्टिकुलर तापमान तक गर्म किया जाता है। इससे उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध ज्यादा दिनों तक पीने लायक और सेफ रहता है। और बस ये सेकेंडरी सेक्टर इन एक्शन है। एक प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर केयरफुली दूध की पैकेजिंग होना, लिक्विड मिल्क को कन्वर्ट करके बटर, मिल्क पाउडर या पैकेज्ड दूध में बदलना ही सेकेंडरी सेक्टर का असली काम है। तो दूध मिल गया, प्रोसेस हो गया और पैक भी हो गया। अब हम अपनी इकोनॉमिक जर्नी के आखिरी और तीसरे स्टेज में कदम रखते हैं, द टर्शियरी सेक्टर। क्लास, थोड़ा सोचिए, फैक्ट्री में बनकर तैयार रखा हुआ वो यमी बटर और मिल्क पाउडर आखिर हमारे आसपास के सुपरमार्केट्स और दुनिया भर की दुकानों तक कैसे पहुंचता है? ये ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेडिंग का पूरा काम टर्शियरी सेक्टर का है। यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, बल्कि सर्विसेज दी जा रही हैं ताकि सामान कस्टमर तक पहुंचे। जैसे कि ट्रक्स, गुड्स ट्रेन्स और इवन कार्गो प्लेन्स इन प्रोडक्ट्स को
उन जगहों पर पहुंचाते हैं जिसे हम रिटेल कहते हैं। रिटेल का सिंपल सा मतलब है सामान को छोटी छोटी मात्रा में एंड कंज्यूमर को बेचना। जैसे हम लोग पड़ोस की दुकान से एक दूध का पैकेट लाते हैं, ऐसे ही ये सेक्टर काम करता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पक्का करते हैं। हमने मिल्क के एग्जाम्पल से सेक्टर समझे। अब देखते हैं यही रूल हमारी टेक्स्ट बुक्स पर कैसे लागू होता है। द टेक्स्ट बुक जर्नी। हमारी रोजमर्रा की पढ़ाई वाले किताबों के बनने में मेनली 3 क्लियर स्टेप्स हैं। नंबर 1, जंगल में पेड़ों से वुडन पल्प यानी गूदा निकालना। नंबर 2, उस पल्प को फैक्ट्री ले जाकर पेपर बनाना और उस पे प्रिंटिंग करना। और नंबर 3, उन तैयार किताबों को रिटेल स्टोर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। जब पेड़ों से वुडन पल्प एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये 100% नेचर पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी सेक्टर हुआ। और उसके ठीक बाद जब उस पल्प को पेपर रोलिंग मशीन्स में डालकर पेपर बनाया जाता है, वहां से सेकेंडरी सेक्टर की फैक्ट्री प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह उस फ्रेश पेपर पर अल्फाबेट्स का प्रिंट होना भी सेकेंडरी सेक्टर की आखिरी स्टेज है। और फिर किसी बुक स्टोर में जाकर उस किताब को अपने लिए खरीदना, वो सर्विस टर्शरी सेक्टर का हिस्सा है। एकदम सिंपल है ना? अब हम इस लेसन के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, इंटरडिपेंडेंस एंड रिसाइकलिंग। ये सारे सेक्टर्स आपस में लिंक कैसे हैं? सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट इज दिस, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। इस टेबल पर गौर कीजिए, चाहे अमूल का मिल्क हो या स्कूल की किताब, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देगा, तभी सेकेंडरी सेक्टर कुछ प्रोड्यूस करेगा। और जब तक टर्शरी सेक्टर उस सामान को बाजार तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, दोनों पिछले सेक्टर्स की मेहनत बेकार है। इन तीनों का एक साथ होना कंपल्सरी है। और क्योंकि हमने देखा कि सारी कहानी शुरू होती है प्राइमरी सेक्टर यानी हमारे एनवायरनमेंट से, हमें इसे बचाना जरूरी है। क्या हम जानते थे कि सिर्फ 1 टन पेपर को रिसाइकल करके हम 17 पेड़ कटने से बचा सकते हैं? ये 2.5 क्यूबिक मीटर की कचरे वाली जगह भी बचाता है और नई पेपर मेकिंग के कंपैरिजन में 70% कम एनर्जी और वाटर यूज करता है। लिटरली अमेजिंग फैक्ट्स हैं ये। आज की क्लास रैप अप करने से पहले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल छोटा सा लेकिन सोचने वाला होमवर्क। आज विंडो से बाहर गौर कीजिए, हमारे नेबरहुड में अभी इन तीनों सेक्टर्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज लगातार चल रही हैं, और जरा सोचिए क्या होगा अगर इनमें से कोई एक सेक्टर पूरी तरह काम करना बंद कर दे। हमारी रोज की जिंदगी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, इस बारे में डेफिनेटली सोचिए। अगली क्लास में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक एंजॉय ऑब्जर्विंग द। नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमी या व्यापक अर्थशास्त्र जैसे भारी भरकम शब्द को बहुत ही आसान टुकड़ों में बांटने वाले हैं। हम उन 3 प्रमुख क्षेत्रों की बात करेंगे जो असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक पहिया घुमाते हैं। इस विषय को आसानी से समझने के लिए हमारा रास्ता एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे समृद्धि के मूल विचार से, फिर चलेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के सफर पर, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर हमारी इस जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था का ताना बाना बुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कहानी की नींव यानी समृद्धि के मूल को समझते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही शानदार विचार है। उसमें कहा गया है कि समृद्धि का मूल आर्थिक गतिविधि है, इसकी कमी भौतिक संकट लाती है। ये सदियों पुरानी बात आज भी 100% सच है। ये साफ बताती है कि अगर कोई फलदायी आर्थिक गतिविधि नहीं होगी तो समाज का विकास या कोई भी समृद्धि आ ही नहीं सकती। अब सवाल यह है कि असल में ये आर्थिक गतिविधि होती क्या है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी काम या गतिविधि जिससे पैसों का या मौद्रिक मूल्य पैदा होता है उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। बिल्कुल यही वो इंजन है जो दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाता है। अर्थव्यवस्था के इस इंजन का पहला पुर्जा है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम प्रकृति का उपहार भी कह सकते हैं। इस प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी आर्थिक गतिविधियां आती हैं जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। मतलब जो कुछ भी हम सीधे अपनी धरती, जंगलों या नदियों से निकालते हैं वो सब इसी का हिस्सा है। यहीं से हमारे कच्चे माल की शुरुआत होती है। इसका सबसे आम और बेहतरीन उदाहरण है हमारी कृषि या खेती। अनाज उगाने या सब्जियां पैदा करने के लिए हम पूरी तरह से जमीन और प्रकृति पर निर्भर हैं, और इसीलिए खेती प्राथमिक क्षेत्र का एक बहुत ही उत्कृष्ट हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है।
खदानों से कोयला निकालना या फिर भारी भरकम मशीनों से लौह अयस्क जैसी चीजें जमीन के सीने से निकालना भी इसी में आता है। ये मूल्यवान खनिज भी तो सीधे प्रकृति से ही लिए गए अमूल्य उपहार है ना। और हाँ, हमारी धरती के साथ साथ ये पानी तक भी फैला हुआ है। समुद्र या नदियों से मछलियां पकड़ना हो या फिर पशुपालन करना हो, ये सारी चीजें भी प्राथमिक क्षेत्र की ही गतिविधियां मानी जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, यानी द्वितीयक क्षेत्र, जहां होता है इन वस्तुओं का निर्माण और एक बहुत बड़ा बदलाव। यहां एक बहुत ही दिलचस्प जादू होता है। जो कच्चा माल हमें प्रकृति से मिला था, अब उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल दी जाती है। द्वितीयक क्षेत्र उस कच्चे माल को लेता है और उससे एकदम नए उत्पाद बना देता है। सोचिए, जंगल से लकड़ी काटना प्राथमिक काम था, लेकिन जब उसी लकड़ी से एक खूबसूरत कुर्सी या कागज बना दिया जाता है तो वो द्वितीयक क्षेत्र का कमाल होता है। ये सारा बदलाव आमतौर पर कारखानों, मिलों और निर्माण स्थलों के अंदर होता है। खेतों से आया हुआ गेहूं मिलों में जाकर आटा बन जाता है और पौधों से निकली कपास फैक्ट्रियों में कपड़े का रूप ले लेती है। यही वो जगह है जहां कच्चे माल को हमारे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। इस क्षेत्र के विशाल आकार का अंदाजा आप सिर्फ एक आंकड़े से लगा सकते हैं। साल 2022 में भारत के अंदर कच्चे स्टील का इस्तेमाल करके लाखों गाड़ियां बनाई गईं। जरा सोचिए, एक ही साल में 45 लाख कारें और करीब 2 करोड़ टू व्हीलर्स का निर्माण हुआ। ये जो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बेजोड़ ताकत है, यही हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, जिसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये वो अदृश्य इंजन है जो हमेशा हमारी सेवा में रहता है। ये क्षेत्र बाकी दोनों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ किसी भौतिक वस्तु या सामान का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये क्षेत्र उन जरूरी सेवाओं और सुविधाओं को देता है जिनके बिना प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र अपना काम कर ही नहीं सकते। इसके बिना कोई भी सामान अपनी सही जगह नहीं पहुंच सकता। इस क्षेत्र का दायरा सच में अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। एक तरफ इसमें डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली हाईटेक मेडिकल सुविधाएं आती हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में सामान पहुंचाने वाले पानी के जहाज़ों का जटिल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी इसी का हिस्सा है। ये सब लोगों और सामान को जोड़ने का काम करते हैं। इस सेवा क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग पेशे शामिल हैं। हमारे शिक्षक, सॉफ्टवेयर बनाने वाले डेवलपर्स, बैंकों में काम करने वाले लोग और यहाँ तक कि हमारी खराब गाड़ियाँ ठीक करने वाले मैकेनिक भी इसी तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये सभी इस सेवा क्षेत्र के बेहद मजबूत स्तंभ हैं। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जो इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ बांधती हैं। अगर हम तुलना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वहीं तृतीय क्षेत्र सेवाओं का एक ऐसा अमूर्त जाल बुनता है जो उन सभी चीजों को सही जगह तक पहुंचाता है। ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही शानदार संतुलन है। इसे एक बहुत ही छोटे और आम उदाहरण से समझते हैं। एक किसान खेत में सब्जियां उगाता है, ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र। फिर एक ट्रक ड्राइवर उन सब्जियों को बाजार तक पहुंचाता है, ये सेवा हुई तृतीयक क्षेत्र की। और अंत में बाजार का एक विक्रेता उन्हें बेचता है। देख रहे हैं आप कैसे ये तीनों कड़ियां जुड़कर एक पूरा चक्र बनाती हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा अपने आसपास देखिए, परिवार के लोग, दोस्त या साथ काम करने वाले, ये सब लोग हर दिन जो काम करते हैं वो इस पूरी आर्थिक पहेली के किस क्षेत्र में आता है? वो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक में से किस में अपना योगदान दे रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी असल जिंदगी में भी हमारे इर्द गिर्द ही घूमती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत